नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उड़ान आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, उड़ान की होनहार सीरीज में एक बार फिर मैं आप सभी के सामने उपस्थित हो चुका हूं। आज उड़ान की होनहार सीरीज में आप सभी के साथ हैं हर्षित देवांगन। हर्षित देवांगन जिन्होंने व्यापम की परीक्षा में टॉप किया है। व्यापम की एक परीक्षा हुई थी, आबकारी आरक्षक परीक्षा, जिसमें इन्होंने रैंक 1 हासिल की थी। इस परीक्षा में इनके 91.5 अंक आए थे। सोचिए, 100 अंकों में 91.5 अंक लाना यह अपने आप में एक उपलब्धि ही है। इसके अलावा भी जो मंडी सब इंस्पेक्टर की परीक्षा हुई थी, इसमें भी इन्होंने 82वीं रैंक हासिल की है। तो आज आप सभी के सामने उपस्थित हैं हर्षित देवांगन जी। इनसे बातचीत करेंगे। आप सभी जानते ही होंगे कि व्यापम की परीक्षाएं, अब खैर व्यापम बोलना तो सही रहेगा नहीं, क्योंकि इसका नाम बदल दिया गया है। इसका नाम अब स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड CGSSB रख दिया गया है। आप सभी जानते होंगे कि चुनाव से पहले भरपूर भर्तियां होनी है। मैं आपको क्लासेस में भी बता रहा हूं, अभी पत्रकारों से भी मेरी चर्चा हुई थी, जिनका कहना था कि CGSSB जो है ये अलग अलग विभागों में रिक्त पदों की जानकारी मांग रहा है। 2-3 महीने में ऐसा बोला भी जा रहा है कि कैलेंडर भी जारी हो सकता है अगले साल का। तो भरपूर भर्तियां होंगी चुनाव से पहले। तो व्यापम यानी कि CGSSB की तैयारी अब किस प्रकार से की जाए, क्योंकि हर्षित देवांगन जी का रैंक 1 आना ये बहुत बड़ी बात है, और 91.5 अंक लाना ये उससे भी बड़ी बात है। क्योंकि जब हमारे टाइम पे हम बात करें, जब मैं एग्जाम्स व्यापम के दे रहा था, तब 150 नंबर में 80 नंबर, 90 नंबर, 100 नंबर लाना बहुत बड़ी बात होती थी। लेकिन आज की डेट में आप देख रहे हैं कि 100 नंबर के पेपर में बच्चे 80 नंबर, 85 नंबर, 90 नंबर, 90 से ऊपर नंबर लेकर के आ रहे हैं। जबकि बोला जा रहा है कि पेपर लेंदी हो जा रहा है, पेपर टफ हो रहा है, ऐसा बोला जा रहा है। तो किस प्रकार से तैयारी की जाए व्यापम की, इसके लिए चर्चा करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं हर्षित देवांगन जी। तो सबसे पहले तो उड़ान की इस होनहार सीरीज में मैं हर्षित जी का स्वागत करता हूं। तो स्वागत है हर्षित जी। हर्षित जी, मेन मुद्दे पर ही आते हैं सीधे। किस प्रकार से व्यापम की यानी कि CGSSB की तैयारी की जाए? अभी जो ट्रेंड है सर, उसके हिसाब से तो जैसे हम देखते हैं पेपर जो है वो डिवाइडेड है व्यापम का जी। अभी जो पेपर व्यापम ले रहा है उसमें तो सेक्शंस बटे हुए हैं। बिल्कुल। तो उसमें मैथ्स है, रीजनिंग है, फिर आपका GS है, फिर लैंग्वेज है। तो बेसिक ये 4-5 सेक्शंस हैं जिसको आपको प्रिपेयर करते रहना है, लगातार प्रिपेयर करते रहना है, और इन्हीं पे ही आपको फोकस रखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे मैं अगर बोलूँ तो सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन आपका मैथ्स एंड रीजनिंग होना ही होना है। बिल्कुल, है ना। इसमें आपको 100% स्कोर करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि आज के डेट में जिस हिसाब से नंबर बढ़ रहे हैं, तो आपको गुंजाइश कम है कि इसमें आपको नंबर कम है। कहीं पे भी आपका 1 नंबर भी कटता है तो कहीं ना कहीं आप 1 नंबर में आप 10 से 12 रैंक पीछे हो जाते हैं, और वही आपके सिलेक्शन का कारण बन सकता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है अगर आप इम्पोर्टेंस देना चाहेंगे तो वो आपका लैंग्वेज का पेपर है, जिसमें आपका हिंदी, इंग्लिश और छत्तीसगढ़ी है। तो वो कम से कम किसी भी एग्ज़ाम में हम देख रहे हैं 20 नंबर के आसपास का वेटेज रखता है। बिल्कुल। और उसमें भी आपको मिनिमम 15 to 20 के आसपास का जो रेंज है वो आपको रखना ही रखना है। फिर आपका GS आता है। GS में हम 2 पार्ट देखते हैं, एक जो स्टैटिक GS है जी, है ना, जिसमें इंडिया और छत्तीसगढ़ का है। फिर उसके बाद करंट अफेयर्स है। तो करंट अफेयर्स के लिए तो एक बेसिक हम लोग फार्मूला लेके चलते हैं कि लास्ट 3 महीने का जो एग्ज़ाम है उसके लास्ट 3 महीने का आप अच्छे से कीजिए। बाकी आप पढ़ते आ रहे हैं तो आपको मोमेंटम है, तो आपको लास्ट 6 महीने का भी याद रहेगा। लेकिन आप एग्ज़ाम के पहले 3 महीने का जो पेपर, जो करंट अफेयर्स है, उसको बहुत अच्छे से कीजिए। और स्टैटिक पोर्शन की तैयारी जो क्लास नोट्स के थ्रू हम कर रहे हैं या क्लासेस के थ्रू कर रहे हैं, उतना सफिशिएंट है मेरे ख्याल से। जैसे अभी आपने भी जब पेपर दिया होगा तो थोड़ा पैटर्न में बदलाव हुआ है व्यापम की परीक्षाओं में। हाँ। जो प्रश्न आ रहे हैं उसकी आप प्रकृति देखेंगे तो बदल गई है। हाँ, जैसे आबकारी आरक्षक वाला पेपर था सर, वो डायरेक्ट मतलब बेसिक स्टेटमेंट बहुत कम होते थे उसमें, वो डायरेक्ट क्वेश्चंस होते थे। लेकिन जैसे अभी मैंने जो मंडी वाला एग्जाम दिया था, तो उसका जो पेपर है वो स्टेटमेंट बेस्ड है। बहुत सारे स्टेटमेंट्स उसमें डाल दिए गए हैं। लेकिन अगर अब देखा जाए तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को डिकोड करना और आसान हो जाता है। बिल्कुल। कहीं ना कहीं ये होता है कि आपको अगर एक डायरेक्ट क्वेश्चन है तो उसमें आपको या तो पता होता है या नहीं पता होता है। लेकिन अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो जाता है तो कहीं ना कहीं आप एलिमिनेशन के थ्रू उसको जल्दी से डिकोड कर पाते हैं। बस थोड़ा सा आपको स्पीड की जो प्रैक्टिस है
वो करनी मतलब होती है। पेपर के अप्रोच को समझना पड़ेगा बच्चों को। हाँ, पेपर हो के क्या approach रहा है को कि समझना पड़ेगा। बच्चों को लग रहा है पेपर बहुत लेंदी आ रहा है। हाँ। पेपर का साइज भी आप देखेंगे तो बहुत मोटा हो गया है अब। हाँ। क्योंकि एक एक पेज में जहां पहले 4-4 5-5 प्रश्न हुआ करते थे, आजकल 1 या 2 प्रश्न एक रहते या दो हैं। प्रश्न। हर प्रश्न के साथ 4-5 स्टेटमेंट हैं, कथन कारण के प्रश्न आ रहे हैं, कूट वाले प्रश्न आ रहे हैं और क्रम से जमाने वाले प्रश्न आ रहे हैं। तो बच्चे उसको देख के घबरा रहे हैं, देखा जाए तो। मेरा भी मानना है ये, मैं भी बच्चों से बात करता ही हूँ कि जो अभी का पेपर है ना, ये देखा जाए तो पहले के पेपर से आसान है। हाँ। आपके पास प्रश्न को करने की संभावना बढ़ गई है इस बार, क्योंकि एक प्रश्न में 4 स्टेटमेंट लिखा है, 4 में से कभी कभी तो ऐसा हो रहा है कि कोई एक भी पता है तो भी काम चल जा रहा है आपका। जैसे मंडी सब इंस्पेक्टर में आपने देखे होंगे बहुत सारे प्रश्न ऐसे आए थे कि 4 स्टेटमेंट है, किसी एक स्टेटमेंट में भी आपकी पकड़ अच्छी है तो आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके आप उत्तर तक पहुंच पा रहे हैं। तो पेपर देखा जाए तो लेंदी हो रहा है, लेकिन हर्षित जी का भी मानना है कि पेपर जो है कहीं ना कहीं आसान है। अच्छा, यही तो कारण है, अभी देख रहे होंगे 80-81 के ऊपर क्लोज हो जा रहे हैं, पूरा क्लोज हो जाता है सर अभी तो। बल्कि और मंडी वाले में तो और नंबर बढ़ गए हैं, जो टॉपर है उसका नंबर बढ़ गया है। तो कहीं ना कहीं मतलब अप्रोच वही है लोगों का अप्रोच, बस ये आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस और जो चीज़ें हैं मतलब प्रैक्टिस है और रिवीजन है उसमें फोकस ज़्यादा करने की ज़रूरत है। और लेंदी पेपर्स के साथ में प्रैक्टिस का और ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। बिल्कुल, क्योंकि आपको उस टाइम पीरियड में आप कैसे टाइम को मैनेज कर रहे हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आपको नॉलेज केवल अब इम्पोर्टेंट नहीं है, नॉलेज तो आप गेन कर रहे हैं, हो सकता है आपने सारी चीज़ें पढ़ ली हों, लेकिन उस टाइम पीरियड में जो 2 घंटे का टाइम पीरियड है उसमें आप उसको कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं वो भी अब बिल्कुल बड़ा पेपर है, लेंदी पेपर है, तो उस पेपर में आप उस 2 घंटे को कैसे मैनेज कर पा रहे हैं। क्योंकि प्रश्न तो आसान आ रहे हैं, मतलब आप अगर कुछ नई जानकारी भी देख रहे हैं तो उस नई जानकारी को आपको छोड़ देना है, नहीं पता है तो बाकी के स्टेटमेंट में आना है। पेपर के अप्रोच पे थोड़ा खेल खेलना होगा आपको। टेस्ट सीरीज वगैरह दे सकते हैं आप, टेस्ट सीरीज वगैरह देंगे तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा कि किस प्रकार से पेपर को हमको लेकर के चलना है। जैसे बच्चे बड़े बड़े प्रश्न को देख करके डर जाते हैं। हाँ सर। जैसे मैं अभी मंडी सब इंस्पेक्टर के ही 2-3 प्रश्नों को उठा कर बच्चों को समझा रहा था। कुछ प्रश्न ऐसे थे जिसमें 1-2 स्टेटमेंट ऐसा था कि बच्चे कभी उसको देखे ही नहीं होंगे। लेकिन उसका इंपॉर्टेंस कुछ नहीं था। आप उसके ऊपर या उसके नीचे वाले स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो वो इतने आसान स्टेटमेंट हैं और उनको आप बना लेंगे तो ऑप्शन एलिमिनेट करके उत्तर आ जा रहा है। एलिमिनेशन ही बहुत बड़ा ट्रिक है आज के डेट में। एग्जाम किसी भी एग्जाम में ले, चाहे सर पीएससी में ले या इसमें ले, है ना, अब ऐसा हो गया है कि आपको थोड़ा सा जो उस टाइम पीरियड में आपका जो दिमाग है उसको थोड़ा सा चलाना होता है और केवल आप नॉलेज के बेस पे नहीं जा सकते, प्रैक्टिस आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं प्रैक्टिस करनी पड़ेगी नए पैटर्न के क्वेश्चंस की। जितना हर्षित जी कह रहे हैं उसके हिसाब से आप ये समझ सकते हैं कि नए पैटर्न के जो प्रश्न हैं वो हैं आसान, लेकिन आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी होगी। बुक्स का भी थोड़ा दिक्कत हो रहा है, जैसे बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछते रहते हैं कि बुक्स क्या फॉलो करें, क्योंकि नए पैटर्न के क्वेश्चन किसी बुक में नहीं मिल रहे हैं इनको। वो सर एकदम नए टाइप के हैं, लेकिन आप देखोगे अगर क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो जैसे अगर आपको कूट में क्वेश्चन दे रहा है या मैच द फॉलोइंग दे रहा है तो उसमें क्या दे रहा है, आपको फॉर्मूलाज को मैच करना है। हाँ बिल्कुल, है ना, या फिर एक बेसिक जो हम लोग जो पढ़ते थे, जो क्वेश्चन हम लोग पहले एक स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस करते थे वो अब उसमें कूट में डाल चुका है, मतलब उसके आंसर को उसी में बोल रहा है कि ये सही है या गलत है। तो इस तरह से आप देखोगे तो आपका बुक वही रहना है, उसमें कोई चेंजेस नहीं करना है, आपको प्रैक्टिस बस एक्स्ट्रा आपको थोड़ा सा बढ़ाना है। ये हो जाता है कि हम उस टाइम पे उस मैचिंग द क्वेश्चन को कैसे करें, तो बस आपको ध्यान रखना है कि ये वाला जो आप पहले फॉलो करते थे उसी को ही थोड़ा सा अभी उस टाइम यूज़ करना है। और अगर एक फ्रेशर बच्चा अगर सोच रहा है, जैसे हर्षित अभी जैसे आने वाले समय में अगले साल भर्तियां होनी है, कोई फ्रेशर बच्चा यहाँ से तैयारी करना चाहता है सीजी व्यापम की या एसएसबी की, जो भी बोलो इसको, तो कितना समय लगेगा और किस प्रकार से उसको आगे बढ़ना चाहिए? नोट्स का कितना इंपॉर्टेंस है, किस विषय का ज़्यादा इंपॉर्टेंस है व्यापम के एग्जाम्स में, इस पर एक बच्चे को अगर तैयारी करनी है यहाँ से लेकर के तो किस प्रकार इसको आगे बढ़ना चाहिए? किसी भी फ्रेशर के लिए सर मैं तो मानूंगा कि मिनिमम 1 साल का टाइम तो उसको देना ही पड़ेगा। पहले 6 महीने जो होते हैं वो आपको बेस के लिए देना पड़ेगा, जिसमें आपको मैथ्स का पूरा प्रैक्टिस, मतलब मैथ्स एक बार देखना है, फिर उसके बाद आपको जनरल स्टडीज़ को देखना है, प्रीफर करना है। मतलब इंडिया पोर्शन तो इतना बड़ा हो जाता है वो 6 महीने में तो कवर ही नहीं किया जा सकता, लेकिन एक बेयर मिनिमम हम जो लेके चलते हैं कि इतना आपको करना है, तो उसको आपको कहीं ना कहीं 6 महीने या 7 महीने इस टाइम पीरियड में करना है। फिर उसका एक रिवीजन का स्ट्रेटजी होगा जो आपका फिर से एग्ज़ाम से 2-3 महीने के आसपास का रहेगा। और इस टाइम पीरियड में आपको कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान रखना है, जैसे कि मैथ्स और रीजनिंग है। ये मैं मान के चलता हूँ कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए, जैसे अब व्यापम जो है वो सेक्शनल है, तो अगर आने वाले क्वेश्चन मतलब जो क्वेश्चन पेपर हैं वो भी सेक्शनल ही होने वाले हैं, तो उसमें
मैथ्स का इंपॉर्टेंस हमेशा रहेगा और इसके लिए आपको डेली कम से कम 4 से 5 घंटा प्रैक्टिस मैथ्स और रीजनिंग को देना ही देना है। बाकी टाइम पे आप जीएस पढ़ते जाइए, जीएस तो आपको पढ़ते जाना है और उसको रिवाइज करते जाना है। बिल्कुल। और हो भी ऐसा रहा है ना, जैसे मैथ्स और रीजनिंग का अमीन पटवारी की बात करेंगे 40 प्रश्न आए। हाँ सर। जैसे मंडी सब इंस्पेक्टर की बात करेंगे 30 प्रश्न आए। 30 प्रश्न है। अब उसमें हो ये रहा है कि एक मैथ्स रीजनिंग का जो सेक्शन है 30 प्रश्नों का, इसमें बनाने वाला 30 में 30 बना ले रहा है, बना लेता है सर वो। कोई और भी नहीं बनाने वाला फिर वो 15, 20, 10 में अटक जा रहा है, तो वो वहीं एलिमिनेट हो जा रहा है। वहीं एलिमिनेट हो जा रहा है। उसके लिए फिर पेपर वहीं से मतलब वो बाहर हो जा रहा है। क्योंकि 80-81 नंबर में तो आप अगर जनरल हैं तो आपको पोस्ट नहीं मिल पा रही है। जनरल क्या ओबीसी में भी नहीं मिल पा रही है। ओबीसी में भी मुश्किल हो जाता है। 85 आपको आज के डेट में मिनिमम लेके चलना है कि आपको क्लियर मतलब उतने नंबर लेके आने ही आने हैं। और मैथ्स और रीजनिंग में अगर आप 30 प्रश्नों में 25 भी बना रहे हैं तो कम है आपके लिए, देखा जाए तो आज की डेट में। अभी जो चल रहा है व्यापम का स्ट्रक्चर, जो व्यापम का रिजल्ट देखा, जो मेरिट लिस्ट बन रही है, उसमें अगर आप मैथ्स और रीजनिंग के 30 प्रश्नों में अगर 25 बना रहे हैं तो आपको लग रहा है बहुत बना लिए, लेकिन आपने कम ही बनाए हैं। वो कम ही है। आज के डेट में ये है कि आपको मैथ्स और रीजनिंग एकदम 100% सही करके ही आना है। अब आज के डेट में ऐसा नहीं हो सकता है कि आप उसमें लैग करें या कुछ भी गलत करें, चांसेस बहुत कम है। क्योंकि ये विषय बहुत लंबा, एक बहुत बड़ा फासला क्रिएट कर देता है। इस फासले को आप जीएस के पेपर से पार्ट नहीं पाएंगे। जैसे आप 15 नंबर का फासला क्रिएट कर लिया आज के डेट में, तो 15 नंबर का अगर आपने छोड़ दिया, गलत कर दिया, तो वहीं से आप एलिमिनेट हो जाएंगे एग्जाम से। क्योंकि 80, 82, 85 नंबर में आपका सिलेक्शन हो रहा है, तो मैथ्स और रीजनिंग को तो मजबूत करना ही पड़ेगा। अगर आपको सीजीएस एसबी के आने वाले एग्जाम्स अगर निकालने हैं तो ये तो तय है कि मैथ्स और रीजनिंग को मजबूत करना पड़ेगा। मैथ्स, रीजनिंग और कहीं ना कहीं लैंग्वेज ये आपको 100% डिविडेंड मतलब देते हैं, 100% आपको रिजल्ट देते हैं। तो ये वाले सेक्शन आपको 100% करके ही जाना है और इनमें ही सबसे ज़्यादा फोकस आपको रखना चाहिए। और जीएस तो ये है सर कि जीएस हम किसी भी पेपर में हम जीएस के लिए बोल नहीं सकते हैं कि श्योर शॉर्ट हो सकता है। उसमें अगर आपका 30 है तो आप अगर 25 भी कर ले रहे हैं या 20 भी कर ले रहे हैं तो बहुत हो जाता है वो। बिल्कुल। अब वो तो डिपेंड करता है कि पेपर भी कैसा आ रहा है वहाँ पे। और जीएस तो आप पढ़ते रहेंगे, वो तो कभी खत्म हो ही नहीं सकता। मैथ्स और रीजनिंग में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लैंग्वेज में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि ये पार्ट जो है सीजीएस एसबी का, सीजी व्यापम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है और पहले से रहा है। मैथ्स और रीजनिंग में अगर आपकी कमांड नहीं है तो आपको बनानी पड़ेगी, अगर आप आने वाले एग्जाम्स को ध्यान दे रहे हैं तो। इसके अलावा टेस्ट सीरीज का कितना इंपॉर्टेंस है? टेस्ट सीरीज मैं बताया सर, आज के डेट में सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए वो प्रैक्टिस है। और प्रैक्टिस आपको कहीं ना कहीं जो एग्ज़ाम के मतलब एग्ज़ाम के रूप में आप बैठ के जब देते हैं टेस्ट सीरीज़ को, तभी आपको बेनिफिट हो सकता है। आप ऐसा सोच के चलेंगे कि मैं टेस्ट सीरीज़ को अपने घर में बैठ के लगा के देख लेता हूँ, तो वो बेनिफिट नहीं है। वो तो आप नॉर्मल प्रैक्टिस कर रहे हैं, वही हो जाता है। आप प्रॉपर एक इन्वायरमेंट में आप बैठिए, तो अपना टाइम दीजिए और उसको करने का जो स्ट्रेटजी आप फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं उसको बार बार रिपीट कीजिए। तो उसी रिपीटेशन से फिर आप जब है एग्ज़ाम में जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपको फॉलो हो जाएगा। वो उसके लिए आपको फिर अलग से मेहनत नहीं करने पड़ेगा कि मैं ये करने वाला हूँ या ये करने वाला हूँ। वो मतलब रेप्लिकेट होता है एग्ज़ाम में ऑटोमेटिक, और तभी रिजल्ट जो हैं वो अच्छे आते हैं। और टेस्ट सीरीज का एक फायदा ये भी है कि अभी जो नए पैटर्न के क्वेश्चंस आ रहे हैं, उन क्वेश्चंस का एक कहीं ना कहीं कलेक्शन मिल जाएगा। हाँ, एक कलेक्शन जो है वो आपको टेस्ट सीरीज से ही मिल सकता है। क्योंकि कोचिंग संस्थाएं जो ले रही हैं टेस्ट सीरीज, आप भी अगर दे रहे होंगे कहीं तो आपने ये नोटिस किया होगा कि अब कोचिंग संस्थाएं भी जो है ये नए पैटर्न में ही पढ़ा रही हैं सभी बच्चों को। टेस्ट वगैरह भी जो ले रही हैं ये नए पैटर्न के क्वेश्चंस का ही कलेक्शन है पूरा। तो टेस्ट सीरीज का एक फायदा ये भी मिलेगा क्योंकि नए पैटर्न के जो क्वेश्चंस हैं, जैसे कथन कारण के प्रश्नों की बात करूं तो गणित में कथन कारण के प्रश्न किसी बुक में नहीं है। बुक में नहीं आप आर.एस. अग्रवाल पढ़ लो, एस.डी. यादव पढ़ लो, अरिहंत पढ़ लो, कोई भी बुक उठा लो, आपको कथन कारण के प्रश्न नहीं मिलेंगे। ये नए टाइप के प्रश्न है सर, और ये आपको हमेशा मतलब टेस्ट सीरीज से ही आपको ये मिल पाएंगे। तो कलेक्शन अगर आपको चाहिए कि क्वेश्चंस का कलेक्शन नहीं है, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन नहीं है, तो आप टेस्ट सीरीज वगैरह से प्रैक्टिस लगातार कर सकते हैं। इससे नए पैटर्न के क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी हो जाएगा आपको। एक बात और हर्षित, जैसे बच्चों से बात होती है मेरी कि हर्षित ने इतना 91.5 लाया, तो अटेम्प्ट कितना हुआ था? मतलब बच्चों का हमेशा एक मन में रहता है कि सर अटेम्प्ट कितना कर दिए होंगे, जिनका 90 प्लस आ रहा है उनका अटेम्प्ट कितना रहा होगा 100 में? अटेम्प्ट तो सर अगर आपको कल लेके आना है, मतलब अगर 90 प्लस करना है तो कहीं ना कहीं मान के चलिए 95 to 100 के बीच में आपको रहना ही रहना है। और एक्यूरेसी के साथ में अगर उससे कम जाएंगे, अगर मान के चलो मैंने 90 अटेम्प्ट किया तो मेरा एक्यूरेसी के साथ में और नंबर कम होगा ही होगा, माइनस मार्किंग होगा ही होगा। और कुछ एक चीज़ें ये भी है ना सर कि क्वेश्चन विलोपित होते हैं, डिलीट होते हैं, तो उससे आप फिर और पीछे चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपका अटेम्प्ट जो है वो हमेशा आप प्रैक्टिस कीजिए 95 to 100 के बीच में रखने का। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आप एकदम से ब्लैंक हो सकते हैं, तो उनको छोड़ दीजिए, जिनमें आप
बिल्कुल भी गेस नहीं कर पा रहे हैं, 2 में डाउट है तो लगाना चाहिए। हाँ, 2 लेकिन में ये डाउट है है तो लगाना चाहिए आपको। हाँ, लेकिन ये है कि आपको गेस करना पड़ेगा। बिल्कुल, 2 में डाउट आ रहा है तो आप गेस करके लगाइए उसको, क्योंकि उसको अगर आप छोड़ देते हैं तो फिर वैसे ही बाहर हो जाएंगे आप। वही क्योंकि एकदम सही शॉर्ट तो मुझे नहीं लगता कि 80 प्रश्न बन जाएंगे वहां पे। नहीं सर, 100 में से 80 प्रश्न एकदम सही शॉर्ट कि मैं कंफर्म एकदम गारंटीड बोल सकता हूँ कि 80 प्रश्न एकदम मेरे से सही बन रहे हैं, ऐसा बहुत कम होता है। आज के डेट में अगर व्यापम का मैं बोलूँ तो 70% के आसपास क्वेश्चन जो है हाँ। वो जैसे मैथ्स का 40 क्वेश्चन ले लिए, मैथ्स रीजनिंग का मिला के, लैंग्वेज का हम मिला के, है ना, कुछ जीएस के क्वेश्चन जैसे हो रहे हैं, तो उनको मिला के हम मान के चल सकते हैं कि 70 क्वेश्चंस आप कर सकते हो। लेकिन आपको कहीं ना कहीं जो 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन का जो एज है वो आपको गेस के थ्रू ही लेके आना पड़ेगा। बिल्कुल, तो तैयारी करिए। हर्षित जी भी कहीं ना कहीं आप सभी के लिए एक मिसाल ही हैं कि इन्होंने रैंक 1 हासिल की, फिर मंडी सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में इन्होंने सफलता हासिल की। सीजीपीएससी मेंस भी आपने लिखा है इस बार? हाँ सर, इस बार का तो जुड़े हुए हैं पढ़ाई के साथ में, और ज्वाइनिंग भी इनकी आ गई है। ये अभी वर्तमान में आप कार्य आरक्षक के पद पर अपनी सेवाएं भी दे रहे हैं। तो आगे भी हर्षित जो है वो आते रहेंगे, आप सभी से बातचीत करते रहेंगे। तो धन्यवाद हर्षित जी आज के इस सीरीज में आने के लिए और बच्चों को अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। धन्यवाद उड़ान संस्थान की ओर से। तो मैं आपसे मिलता रहूंगा और भी व्यापम के सीजीपीएससी के टॉपर्स आते रहेंगे, आप सभी को गाइड करते रहेंगे, आप सभी से बात करते रहेंगे, मोटिवेशन भी करते रहेंगे, जिनको देख करके आप कहीं ना कहीं मोटिवेट भी होंगे और बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद। थैंक यू।